और इसका यूज नंबर 3 आज देखने हैं हम लोगों को। यानी कि चैप्टर 2 में जो अब तक हो गया वो देखे हम लोगों ने, यूनिट और उसकी क्या जरूरत थी वो देखा, सिस्टम्स ऑफ यूनिट देखे, फंडामेंटल एंड डेराइव्ड क्वांटिटी देखे और उनके यूनिट्स फंडामेंटल याद रखने होते हैं, डेराइव का निकालते थे हम लोग। और वैसे ही हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस देखा जिसमें कि फंडामेंटल के याद रखने हैं, डेराइव्ड क्वांटिटी के डायमेंशंस निकालने पड़ते हैं। जो डायमेंशंस होते थे पावर और डायमेंशनल फॉर्मूला हम लोग पहले ऑब्टेन करते हैं, वो सब तो हम लोगों ने देखा। और अब डायमेंशनल एनालिसिस के 3 यूज हम लोग देख रहे हैं। फाइंडिंग वाला पार्ट हो चुका, अब 3 यूज देख लेंगे, उसके बाद ही एरर एनालिसिस शुरू होगा। यूज 1 देख लिया, डेराइविंग ए रिलेशन, चेकिंग ए रिलेशन। फिजिक्स में कोई इक्वेशन टेस्ट करना हो वो देख लिया हम लोगों ने, यूनिट कन्वर्जन लास्ट वीडियो में देखा। और आज हम लोग देखेंगे थर्ड यूज कौन सा भाई, तो डेराइविंग ए रिलेशन, वो हम लोग देख लेंगे। फिजिक्स में कोई रिलेशन डिराइव करना हो, कोई इक्वेशन डिराइव करना हो, हम लोग डिराइव कर सकते हैं, तो वो आज देखेंगे। और तब एरर एनालिसिस पे हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे आएंगे। तो अभी हम लोग जो देख रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली इसके जो 3 यूज थे, यूनिट कन्वर्जन, चेकिंग ए रिलेशन एंड डेराइविंग, तो डेराइविंग वाला पार्ट आज हम लोग देखेंगे, यूज नंबर 3। तो चले आते हैं, तुम भी भाई कॉपी पेन रेडी है, यूज नंबर 3 लिखो। थर्ड यूज ऑफ डायमेंशन, डेराइविंग ए रिलेशन। फिजिक्स में कोई रिलेशन हम लोग डेराइव करना चाहते हैं, डेराइविंग ए रिलेशन इन फिजिक्स, ठीक है, डेराइविंग ए रिलेशन इन। फॉर एग्जांपल मान लो F इज इक्वल टू ma, डेराइव करना चाहते हैं। F इज इक्वल टू ma पढ़ा और बुढ़े हो गए, भूल गए। अच्छा, F इज इक्वल टू ma, पोता ने पूछा कि ये क्या होता है, तो दादा को याद आया, ग्रैंड पेरेंट को याद आया। क्या याद आया भाई, अच्छा फोर्स इज इक्वल टू कुछ मास टाइम एक्सेलरेशन का कुछ पावर होता था, शायद भूल रहे हैं कुछ, इसमें शायद टाइम भी होता था, पता नहीं, लेकिन मास एक्सेलरेशन और टाइम इन सब पे शायद डिपेंडेंसी था। अब पता नहीं कि मास का स्क्वायर था, एक्सेलरेशन का क्यूब था या पावर 1 था, ये नहीं पता। मीन्स अगर कोई ऐसा फिजिक्स में रिलेशन है जिसका आपको कुछ कुछ याद है, कुछ कुछ डिपेंडेंसी आप गेस कर सकते हो कि फोर्स ऑन ए बॉडी में डिपेंड ऑन मास ऑफ द बॉडी, एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी एंड टाइम टेकन, मान लो इस तरह का कुछ भी याद है तुम्हें, पॉसिबल डिपेंडेंसी नोन है, तो ऐसा इक्वेशन हम लोग, ऐसा रिलेशन फिजिक्स में यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस निकाल सकते हैं, बड़े आराम से निकाल सकते हैं। लेकिन इसके कुछ कंडीशंस हैं, ऐसा नहीं कि फिजिक्स के सारे इक्वेशंस और सारे रिलेशन तुम डायमेंशनली डिराइव कर लोगे, नो। डायमेंशनली डिराइव कुछ कंडीशंस के साथ जो इक्वेशन है, रिलेशन है, वही डिराइव कर पाएंगे। अब वो क्या कंडीशंस हैं, क्या रिलेशन है, वो धीरे धीरे करके जानेंगे हम लोग। बट एक मेथड है जिससे कुछ इक्वेशन, 20% ऑफ इक्वेशन फिजिक्स के हम लोग डिराइव कर सकते हैं। तो इसमें कुछ कंडीशन हैं जो एक एक करके मैं बाद में लिखवाऊंगा। अभी के लिए तो बस इतना ही जानो कि जो सिंपल प्रोडक्ट टाइप हैं वो कर सकते हैं। मोमेंटम इज इक्वल टू mv, ये डिराइव कर सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, ये डिराइव कर सकते हैं। हाँ, इसका हाफ वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, बट ये पता लग जाएगा कि मास पे 1 पावर और v पे 2 पावर पे डिपेंडेंसी है काइनेटिक एनर्जी का। सिमिलरली मान लो टाइम पीरियड होता है सिंपल पेंडुलम का 2 पाई रूट ओवर एल बाई जी। तो भाई ये 2 पाई में कांस्टेंट तो नहीं निकलेगा, ये डायमेंशनल एनालिसिस में लिमिटेशन है, यूज ऑफ डायमेंशन में ये लिमिटेशन है, ये नहीं निकाल सकता कांस्टेंट का वैल्यू इन्वॉल्व इन द सिस्टम। ये जरूर बता देगा कि टाइम पीरियड लेंथ का पावर हाफ और जी का पावर -हाफ पे डिपेंडेंसी है, बट ये कांस्टेंट नहीं निकल पाएगा। तो कुछ कंडीशंस हैं, वैसे 5-7 कंडीशन हैं, तो उन कंडीशंस को भी एक एक करके लिखेंगे। लेकिन फिजिक्स में रिलेशन डेराइव कर सकते हैं 20-30% ऑफ फिजिक्स रिलेशन, जो कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे वही डिराइव हो पाएंगे। तो कुछ कंडीशन मैंने अभी थोड़े मोड़े बताए और अभी डिटेल बताएंगे, लेकिन इसको समझ में आने का बेस्ट मेथड क्या है भाई, तो बेस्ट मेथड ये है कि पहले डिराइव करो 1-2 इक्वेशन, 1-2 रिलेशन डिराइव करते हैं हम लोग, उसके बाद ले पाएंगे। लिमिटेशन के नाम पे इतना तो जरूर जान लो कि v इक्वल टू u प्लस 80 नहीं निकाल सकते, नहीं ऑब्टेन कर सकते डायमेंशनली। जहां प्लस आ गया माइनस आ गया नहीं निकाल सकते। मान लो y इज इक्वल टू होता है SHM में y इक्वल टू a साइन ओमेगा t, साइन वाला फंक्शन आ गया, डायमेंशनली डिराइव नहीं कर पाएंगे। करंट होता है मान लो I0 e टू द पावर -t/2, तो ये रिलेशन नहीं डिराइव कर सकते। क्यों? क्योंकि ये e का पावर आ गया, पावर फंक्शन हमें नहीं ऑब्टेन हो पाएगा। फिजिक्स में क्या ऑब्टेन हो पाएगा, तो एक कम से कम अभी के लिए जाने कि सिंपल प्रोडक्ट टाइप रिलेशन,
मोमेंटम प्रोडक्ट टाइप में है, प्लस माइनस इन्वॉल्व नहीं है, साइन कोसाइन कोई स्पेशल मैथमेटिकल फंक्शन नहीं है, डिराइव कर सकते हैं, ये डिराइव कर सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर, तो काइनेटिक एनर्जी जो तुम्हारा आएगा सम कांस्टेंट और m इंटू वी स्क्वायर इतना आएगा। अब ये कांस्टेंट का वैल्यू हाफ है, तो वो तुम्हें एक्सपेरिमेंटली निकालने पड़ेंगे या तो फिर थ्योरेटिकल डेरिवेशन जब होगा तब निकाल पाओगे। डायमेंशनली लिमिटेशन है, कांस्टेंट वैल्यू इन्वॉल्व इन द रिलेशन कैन नॉट बी फाउंड। मैंने 3 कंडीशन तो बता दी अभी, एक तो सिंपल प्रोडक्ट टाइप होना चाहिए, दूसरा कंडीशन कोई स्पेशल मैथमेटिकल फंक्शन इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, ना पावर फंक्शन, ना प्लस माइनस, ना साइन कोसाइन टैन, कुछ नहीं, सिंपल अलजेब्रिक फंक्शन, वो भी प्रोडक्ट टाइप, बस। और भी 3-4 कंडीशन है, वो धीरे धीरे करके जानेंगे। पहले एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन से ही शुरू करेंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा, इसलिए पहले क्वेश्चन लिखा जाए। चलो भाई स्टार्ट करो, लिखो यूज नंबर 3 डेराइविंग ए रिलेशन इन फिजिक्स, और उसका फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। डेराइविंग ए रिलेशन इन फिजिक्स का फर्स्ट क्वेश्चन ये है। अब इसको हम लोग देखें, पहले डेराइव करें, पढ़ो पहले क्या लिखा है भाई, पहले क्या लिखा है उसको पढ़ लिया जाए। डेराइव टाइम पीरियड रिलेशन फॉर सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम के लिए टाइम पीरियड रिलेशन निकालने। सिंपल पेंडुलम तो देखा ही है, कोई भी पेंडुलम थ्रेड से हमने हैंग कर दिया सीलिंग से और इसको एक तरफ डिस्प्लेस करके छोड़ दिया, और ये टू एंड फ्रो बैक एंड फोर्थ मोशन करता रहेगा, कभी इधर जाएगा कभी इधर जाएगा, इस तरह से होता रहेगा। इसका डिटेल हम लोगों को पढ़ने हैं चैप्टर नंबर 14, नाम है ऑसिलेशंस। नाम क्या है चैप्टर का? ऑसिलेशन। ये चैप्टर नंबर 14 में आएगा इसका डिटेल। थ्योरेटिकल डेरिवेशन हम लोग करेंगे। इसका जो एक्चुअल में टाइम पीरियड आता है ना, एक्चुअल टाइम पीरियड वो 2π√L/g होता है, ठीक है। लेकिन अभी तुम्हें ये 2π का वैल्यू नहीं मिलेगा, जब थ्योरेटिकली चैप्टर 14 में डेराइव करेंगे ये एग्जैक्ट रिलेशन मिलेगा। अभी क्या करना है, हमें नहीं जानते क्या होता है सिंपल पेंडुलम, नहीं जानते हैं कैसे निकालेंगे, लेकिन डायमेंशनल एनालिसिस जानते हैं, उसके बेसिस पे ये रिलेशन ऑब्टेन कर सकते हैं। कांस्टेंट वैल्यू खाली नहीं निकलेगा। कैसे? तो देखो भाई, क्वेश्चन में लिख दिया, डिराइव करना है टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन। टाइम पीरियड किस तरह से डिपेंडेंट होगा, ये एक्सप्रेशन चाहिए। पॉसिबल डिपेंडेंसी ऑफ टाइम पीरियड इज ऑन मास ऑफ द बॉल। पॉसिबल डिपेंडेंसी क्वेश्चन में दे दिया गया तुम्हें कि ये डिपेंड कर सकता है मास पे, किस पे, मास ऑफ द बॉल, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g पे, और लेंथ ऑफ द पेंडुलम l पे। ये पॉसिबल डिपेंडेंसी दे दिया क्वेश्चन में, नहीं तो आपको गेस करने पड़ेंगे कि किस पे ये डिपेंड कर सकता है। इट मींस आप अगर रिलेशन ऑब्टेन करना चाहते हो तो पॉसिबल डिपेंडेंसी नोन होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए किस पे डिपेंड कर सकता है। और अगर मान लो 2 चीज पे डिपेंड कर रहा है और तुमने 4 चीज ले लिया तो ऑब्टेन नहीं होगा। 2 चीज पे डिपेंड कर रहा है तो वो दोनों जरूर काउंट में आना चाहिए तुम्हारा, भले ही तुम 3 लिए ऑब्टेन कर सकते हो, 4 का तो कोई स्कोप बनता नहीं है मैकेनिक्स में। वो सब लिमिटेशन अभी एक एक करके आएंगे, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जो कर रहे हैं पहले उसको देखो, फिर मैं कंडीशन बताऊंगा, क्वेश्चन से ही समझे। देखो ये कह रहा है कि टाइम पीरियड 3 पॉसिबल डिपेंडेंसी हैं, मास, लेंथ और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। 10 भी लिख लेते हैं, कोई बात नहीं, वैल्यू ऑफ g क्या है इस पे भी डिपेंड करता है सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड, या कर सकता है। हमें तो एग्जैक्ट जानना है कि ये रिलेशन कैसे होगा। एग्जैक्ट रिलेशन तो तुम्हें पहले ही मैंने लिख दिया, थ्योरेटिकली याद है या तुम्हें भी याद होगा कि t लेंथ के हाफ पावर पे और g के हाफ पावर डिनोमिनेटर में, इस पे ये डिपेंडेंसी है। लेंथ और g पे डिपेंड करता है, मास ऑफ द बॉब पे डिपेंड भी नहीं करता टाइम पीरियड। फिर भी पॉसिबल डिपेंडेंसी आपको याद आ रहा है कि अच्छा शायद मास पे भी डिपेंड कर सकता है, या करता था, लेंथ पे तो करता था, g पे भी करता था, लेकिन पावर नहीं याद आ रहा, कौन सा पावर, हाफ होता था या माइनस हाफ होता था या 2 पावर होता था, भूल रहे हैं। डायमेंशनली एग्जैक्ट निकाल सकते हैं। कैसे? देखो टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम, सपोज कर लेते हैं कि ये डिपेंड कर रहा है भाई, सपोज कर रहे हैं कि टाइम पीरियड डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ द पेंडुलम इन पावर x। मान लो लेंथ का पावर x पे डिपेंडेंसी है, g का पावर y पे डिपेंडेंसी है, एंड मास का पावर z पे डिपेंडेंसी है। ये 3 डिपेंडेंसी हो गए, 3 डिपेंडेंसी हो गए। सिर्फ प्रोडक्ट टाइप आप कर सकते हो डेरिव, तो टाइम पीरियड तीनों को कंबाइन कर दें, तीनों डिपेंडेंसी कंबाइन कर दें, तो ये होगा कांस्टेंट l का पावर x
इंटू जी का पावर वाई इंटू एम का पावर मास का पावर जेड। इस तरह से ये क्या मिल गया तुम्हें, तो ये मिल गया पॉसिबल रिलेशन, क्योंकि पॉसिबल डिपेंडेंसी हम लोगों ने गेस किया, उसके बेसिस पे पॉसिबल रिलेशन। दिस कैनॉट बी सेड एज एग्जैक्ट रिलेशन, क्योंकि एग्जैक्ट रिलेशन के लिए हमें एक्स वाई जेड के वैल्यू चाहिए। एक्स हाफ है या 2 है या 5 है, क्या है y क्या है z क्या है, ये जब एग्जैक्ट रख देंगे तो हमें एग्जैक्ट डिपेंडेंसी मिल जाएगा कि टाइम पीरियड l के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कि 2 पावर पे डिपेंडेंसी है या हाफ पावर पे डिपेंडेंसी है। सो इन ऑर्डर टू ऑब्टेन एग्जैक्ट रिलेशन वी नीड द वैल्यू ऑफ x y एंड z। डायमेंशनली हम लोग यही तो काम करेंगे, इसमें x y z का वैल्यू निकाल देंगे, वो डायमेंशनली कर सकते हैं। और जैसे ही XYZ का वैल्यू मिला, हमें ये पॉसिबल रिलेशन एग्जैक्ट रिलेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो काम यही करने हैं। देखो पॉसिबल रिलेशन ये है। अब तुम समझते हो ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी हम लोगों ने पॉसिबल रिलेशन फॉर्मुलेट कर लिया, वेयर दिस k इज डायमेंशन लेस कांस्टेंट। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है ये, और ये डायमेंशन लेस कांस्टेंट है। ध्यान रखना, कुछ कांस्टेंट डायमेंशन वाले होते हैं और कुछ डायमेंशन लेस कांस्टेंट होते हैं। तो ये वाला कैसा कांस्टेंट भाई, तो डायमेंशन लेस कांस्टेंट है। मींस ऐसे कांस्टेंट का डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता। अब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी तो कांस्टेंट है, बट इसका डायमेंशन फॉर्मूला होता है, तुमने निकाला भी था। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट भी तो होता है, लेकिन इसका डायमेंशन फॉर्मूला होता है, निकाला था। प्लैंक्स कांस्टेंट भी तो कांस्टेंट है, बट इसका डायमेंशन फॉर्मूला होता है, निकाला था। तो बड़े सारे कांस्टेंट है जो हमारे डायमेंशन वाले हैं, यूनिट वाले हैं, तो ये हम लोग निकालते हैं। सो सम कांस्टेंट इन फिजिक्स आर डायमेंशनल। डायमेंशनल मतलब जिसका डायमेंशन होता है, बट सम कांस्टेंट आर डायमेंशनलेस। फॉर एग्जांपल 2 है कांस्टेंट, तो ये क्या है, डायमेंशनलेस है। ये भी तो कांस्टेंट है, डायमेंशनलेस है। सो 2 रियल नंबर कोई भी हो तो वो कांस्टेंट भी है और डायमेंशनलेस है। तो ये जो k है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, दिस इज डायमेंशनलेस कांस्टेंट। ठीक है, ये ध्यान रखना। सम कांस्टेंट इन फिजिक्स आर डायमेंशनल एंड सम आर डायमेंशनलेस। तो जो हम लोग रिलेशन डिराइव करते हैं, इसमें जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी रखते हैं, दिस इज डायमेंशनलेस कांस्टेंट। और ये सब है डायमेंशनल कांस्टेंट। ये अलग सी बात हो गई, ये इस आंसर का पार्ट नहीं होगा। ये डायमेंशनल कांस्टेंट है, क्योंकि इन सब कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला एज वेल एज यूनिट सब होते हैं। चलो कोई बात नहीं, हम लोगों ने ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी निकाल लिया पॉसिबल रिलेशन। अब निकालना चाह रहे हैं एग्जैक्ट रिलेशन। सो इन ऑर्डर टू ऑब्टेन एग्जैक्ट रिलेशन XYZ हमें चाहिए, और ये फिजिक्स में करेक्ट तब ही होगा, ये फिजिक्स में करेक्ट तब ही होगा जब कम से कम ये डायमेंशनली करेक्ट हो। यानी लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशनल एक्सप्रेशन, राइट हैंड साइड का डायमेंशनल एक्सप्रेशन जरूर 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 क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इसलिए LHS का बताओ डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा। LHS तो भाई टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड है, ये टाइम पीरियड T0 से रिप्रेजेंट करो या T से रिप्रेजेंट करो। टाइम पीरियड का डायमेंशनल फॉर्मूला तो T होता है LHS का। चलो भाई अब RHS का देखें, तो RHS का डायमेंशनल फॉर्मूला, तो RHS तो K है, K का डायमेंशनल फॉर्मूला जो कि डायमेंशनलेस होगा। L है, L होता है पावर x। G है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्या होता है भाई, तो LT-2 होता है। क्या होता है, LT-2 होता है। एक्सेलरेशन चाहे ड्यू टू ग्रेविटी हो या ड्यू टू अर्थ का फोर्स या ड्यू टू मून का फोर्स, किसी भी फोर्स से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो सकता है। चलो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, कोई है, एक्सेलरेशन ही तो है। एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन है तो LT-2 है। इसका पावर कितना था, y था। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का लिख लिया डायमेंशन फॉर्मूला, मास का पावर z, तो मास का तो m होता है भाई, तो इसका पावर z लगाएंगे। LHS का फॉर्मूला डायमेंशनल और RHS का दोनों इक्वल होना चाहिए। फॉर डायमेंशनली करेक्ट होने के लिए LHS एंड RHS मस्ट बी डायमेंशनली। फॉर करेक्टनेस, फॉर करेक्टनेस, कौन सा करेक्टनेस, फॉर डायमेंशनली, फॉर करेक्टनेस, कैसा करेक्टनेस, डायमेंशनली। डायमेंशनली ही नहीं हुआ तो ऐसे ही फेल हो गया ये, तो फिर क्या फिजिक्स में पास होगा, फिर तो ऐसे ही फेल हो जाएगा। सो LHS जो था वो क्या था भाई, तो M0 L0 T1। बोलो भाई LHS क्या था, M0 L0 T1, T का पावर 1, ये था। RHS क्या हुआ भाई, तो इसको हम लोग जरा और सिंपल कर लें, तो K तो भाई डायमेंशनलेस था, डायमेंशनलेस दिखा देंगे। L का पावर x हो गया, चलो भाई ठीक है। इधर LT-2 का पावर y है तो L का पावर y और T का पावर -2y,
और इधर आ गया ये m, तो m का पावर z ऐसे लिख दिया। अब क्या करें, इधर तो भाई m0 L0 T1 है, इसको तो रखो या ऐसे ही छोड़ दो अभी। अब ये देखो हम लोग L वाले को एक साथ करें तो L का पावर x है, L का पावर y है, यहाँ पे इधर नहीं है, तो L का पावर क्या हो गया x प्लस y। बताओ भाई, अब मास, तो मास का तो एक ही पावर है z, और t का पावर यहाँ तो है नहीं, यहाँ है नहीं, यही है -2y, बस इतना ही तो है। सो LHS अगर डायमेंशनली RHS के इक्वल होना है तो इसको क्या करें, कंपेयर कर दें। क्या करें भाई, कंपेयर कर दें। कंपेयरिंग LHS एंड RHS डायमेंशनली कंपेयर करें, अगर ये इक्वल होने हैं तो m का जो पावर है 0, इधर m का पावर है z, सो z विल बी इक्वल टू 0। m के लिए कंपेयर किया तो z इक्वल टू 0 आया। l के लिए कंपेयर करोगे तो बताओ l है x प्लस वाई, तो x प्लस वाई क्या आएगा, तो ये भी आएगा 0। और अगर टाइम के लिए हम लोग कंपेयर किए t वाले के लिए तो इधर है -2y, इधर क्या है t 1 है, तो इसलिए ये तीन इक्वेशन हमें मिल गए करस्पॉन्डिंग टू कंपैरिजन ऑफ m, l एंड t। सो ये तीन वैल्यू मिल गए, तीन इक्वेशन मिल गए, इनसे हमें ऑब्टेन होंगे। बताओ भाई z का वैल्यू तो पहले ही ऑब्टेन हो चुका है। अब यहाँ देखो -2y हमारा 1 है, सो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा। चलो अब यहाँ से जरा देखो, इससे देखो x प्लस वाई अगर 0 है तो x का वैल्यू क्या है, माइनस ऑफ y है, इट मीन्स x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x का वैल्यू माइनस ऑफ -½ क्योंकि y तो -½ है, तो माइनस ऑफ -½ मीन्स हाफ, तो x का वैल्यू हाफ है। क्लियर है यहाँ तक? क्या क्या मिला, y का वैल्यू -½ z का वैल्यू हाफ, y का वैल्यू -½ x का वैल्यू हाफ और z का वैल्यू साफ। तो ये जब तीनों वैल्यू मिल गए तो अब तुम एग्जैक्ट रिलेशन में इसका वैल्यू रख देंगे। तो जो ऊपर हम लोगों ने एग्जैक्ट रिलेशन के लिए जो पॉसिबल रिलेशन निकाले थे, x y z के वैल्यू मिल चुके हैं, k l का पावर x, g का पावर y, m का पावर z ऐसे था। Hence putting the value, कौन सा वैल्यू, वैल्यू ऑफ x, y एंड z किसमें, इन इक्वेशन 1 जो पॉसिबल रिलेशन था, तो मिल जाएगा हमें कितना, तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू कांस्टेंट और l का पावर x, x का वैल्यू था हाफ, g का पावर y, y का वैल्यू था -½ m का पावर z, z का वैल्यू था 0। तो ये मिल गया तुम्हें, टाइम पीरियड t0 इज इक्वल टू k, और l का पावर हाफ मतलब क्या, l का पावर हाफ मीन्स क्या, तो l का पावर हाफ मीन्स रूट। ये तो सबको पता है भाई, नहीं पता? अगर किसी चीज का पावर मान लो l का पावर अगर हाफ होता है तो इसको हम लोग √l लिख सकते हैं। a का पावर अगर 3/2 होता है तो हम लोग a कर सकते हैं, पावर 3/2 हो। तो अगर b है मान लो, इसका पावर -½ है तो क्या लिखेंगे, 1/√b लिख सकते हैं भाई, क्योंकि 1/√b मीन्स पावर हाफ और डिनोमिनेटर में लिख दिया तो -½ इस तरह का तो भाई मैथमेटिकल होता ही है। इसलिए अब यहाँ क्या लिख दोगे, कांस्टेंट है l का पावर हाफ और g का पावर -½ है तो डिनोमिनेटर में ले जाओ और g का पावर हाफ कर दो, इस तरह से मिल गया। बताओ ओके है यहाँ तक? चलो तो इससे हमें मिल गया, क्या मिल गया वैल्यू, फाइनली वैल्यू मिल गया हमें t0 इज इक्वल टू चलो यही लिख देता हूं, t0 इज इक्वल टू k √l/g, k √l/g। अब ये कांस्टेंट का वैल्यू तो नहीं निकल पाएगा भाई, कांस्टेंट का वैल्यू नहीं निकल पाएगा। डायमेंशनली अभी बताया था कि डायमेंशन में ऐसा कोई क्लू नहीं है जिससे तुम्हें कांस्टेंट का वैल्यू मिले। चलो कोई बात नहीं है, फिर से मैं रिकैप कर दे रहा हूं कि क्या क्या हुआ ये कि हमें पॉसिबल डिपेंडेंसी दे दिए गए थे कि टाइम पीरियड में डिपेंड ऑन मास ऑफ द बॉब, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड लेंथ ऑफ द पेंडुलम। चलो किया क्या, तो भाई पॉसिबल डिपेंडेंसी हमें जो क्वेश्चन में दिया है या खोपड़ी में याद आ रहा है, याददाश्त थोड़ा काम कर रहा है, तो ये था पॉसिबल डिपेंडेंसी। एंड ऑन द बेसिस ऑफ पॉसिबल डिपेंडेंसी हम लोग अरेंज कर दिए पावर x, पावर y, पावर z लेकर के x y z अननोन, वो तो हमें चाहिए, तो ऐसे पॉसिबल रिलेशन बन गए।
मस्त हलवा तैयार है, बस स्पून की कमी है, स्पून की तलाश में आगे बढ़े, यानी एक्स वाई जेड का एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, तब तो ये बन जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एक्स वाई जेड का वैल्यू कैसे निकालें, तो भाई इसको फिजिक्स में करेक्ट होने हैं तो डायमेंशनली भी करेक्ट होना ही चाहिए। तो डायमेंशनली कब करेक्ट होगा, जब लेफ्ट हैंड साइड का राइट हैंड साइड का दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम हो जाए। तो डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे सेम हो जाएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड वाला देख लिया, राइट हैंड साइड वाला भी देख लिया, रख दिया वैल्यू, और फिर एल को एक साथ, मास को एक साथ और टी को एक साथ कर दिया, एक्स वाई जेड जो अननोन थे उनके पावर में। और जैसे ही ये आ गया तो अब क्या करोगे भाई, कंपेयर करोगे। ये इक्वल तभी होगा ना जब एल का पावर जितना है उतना ही इधर रहे, एम का पावर जितना है उतना ही इधर भी रहे। इस तरह से अगर ये इक्वल होना है डायमेंशनली तो एक्स वाई जेड कंपेयर किए तो एक्स वाई जेड का जो पावर m, जो l और t था, इन सब के पावर को इक्वेट किया दोनों साइड से, और इस तरह से ये 3 रिलेशन मिले जिसमें से z 0 मिला, y माइनस हाफ, x हाफ। तो ये वैल्यू रख दिया गया, इनको पुट कर दिया गया, किसमें, इसमें पुट कर दिया भाई। तो जो हमारा पॉसिबल रिलेशन था उसमें पुट कर दिया और इससे हमें एग्जैक्ट रिलेशन मिल गए। सो फाइनली टाइम पीरियड आ गया कितना भाई, तो कांस्टेंट टाइम अंडर रूट एल बाई जी, बट हमारा फाइनली होता है 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। ये 2 पाई कहां से आया, तो ये 2 पाई डायमेंशनली नहीं आया, कहां से आया भाई, तो थ्योरेटिकली आएगा या फिर एक्सपेरिमेंटली आएगा। एक्सपेरिमेंट तो कर सकते हैं भाई, एक्सपेरिमेंट तो कर सकते हैं। एक पेंडुलम ले लो, एल लेंथ पता है, उसको ऑसिलेट करा दें और टाइम पीरियड देखें, उसमें एल का वैल्यू जो भी लेंथ है, जो जी का वैल्यू वो रखो और टाइम पीरियड निकाल लो। देखोगे कि ये वैल्यू टाइम पीरियड जो आया और ये लेंथ जी रखने के बाद जो आया, तो यहाँ पे k है तो k का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ये रख दिया, ये रख दिया वैल्यू, ये रख दिया, k का वैल्यू मिल गया। तो k का वैल्यू देखा जाता है एक्सपेरिमेंटली 6.28 आता है। क्या आता है, 6.28। सो कांस्टेंट वैल्यू इज 6.28 एक्सपेरिमेंटली। तो ये 6.28 को हम लोग 2 पाई लिखते हैं। थ्योरेटिकली जब लाएंगे तो चैप्टर 14 में आएगा, थ्योरेटिकली वो आ जाएगा इतना ही, 2 पाई रूट ओवर एल बाई जी। सो 2 पाई वहां से मिल जाएगा। चलो कुछ तो समझ में आ गया, एक का भी रिलेशन हुआ है और भी हम लोग समझेंगे, इसको नोट कर लो फटाफट। ऑन द बेसिस ऑफ पॉसिबल डिपेंडेंसी, पहले क्वेश्चन लिखो जल्दी से पॉज लगा करके, क्वेश्चन लिखो और इसका डायग्राम देखेंगे। यहां पे लिख दूंगा ऑन द बेसिस ऑफ पॉसिबल डिपेंडेंसी, ऑन द बेसिस ऑफ पॉसिबल, चलो क्वेश्चन लिख लिया, ऑन द बेसिस ऑफ पॉसिबल डिपेंडेंसी, ऑन द बेसिस ऑफ पॉसिबल डिपेंडेंसी। ठीक है, ये नोट कर लिए। फिर हम लोगों ने LHS और RHS का मैंने साइड में बता दिया कि सम कांस्टेंट आर डायमेंशनल एंड सम कांस्टेंट आर डायमेंशनलेस। जो डेराइव करते हैं रिलेशन डायमेंशनली थर्ड यूज, उसमें जो कांस्टेंट के लाते हैं वो कैसा होता है कांस्टेंट, कैसा होता है कांस्टेंट, डायमेंशनलेस। तो भाई LHS RHS कंपेयर करता हुआ लिखो जल्दी से, पॉज लगाओ लिखो, पॉज लगाओ लिखो। चलो ये लिख लिया, अब इसके आगे वाला ये लिख लेंगे, लिख लिया, कांस्टेंट का वैल्यू हमें मिल गया। चलो एक क्वेश्चन हुआ, कुछ तो समझ में आया, चलो कुछ समझ में आया, अभी कंडीशंस तो बाकी हैं, धीरे धीरे पता लगेंगे। अभी मैं एक और क्वेश्चन करा करके तब तुम्हें बताऊंगा इसमें कि क्या क्या कंडीशन होने चाहिए। चलो एक और क्वेश्चन ऐसे सिंपल क्वेश्चन कर लिया जाए, ये तुम खुद भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा जाए भाई, डेराइव एक्सप्रेशन फॉर फोर्स इन टर्म्स ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। भूल गए, मास और एक्सेलरेशन पे डिपेंडेंसी था, इतना तो याद है, बस किस पावर में था वो नहीं पता। आपका 2 यहाँ पे पॉसिबल डिपेंडेंसी आपको याद आ रहा है, तीसरा भी होगा तब भी हमें काम चल जाएगा। मान लो एक और भी चाहो तो डिपेंडेंसी लिख सकते हो। अगर तुम्हें ये कंफर्म है कि नहीं 2 ही पे डिपेंड करता तो फिर 2 से भी काम चला सकते हो। अगर ये तुम्हें लगता है कि नहीं भाई ये शायद फोर्स टाइम पे भी डिपेंड करता होगा, अगर ऐसा सोच सकते हो, या मास पे तो लिया ही है, टाइम पे भी अगर मान लो डिपेंडेंसी टाइम का, तो वो टाइम का अपने आप इंडिपेंडेंट आ जाएगा, मतलब टाइम का पावर जो होगा ना वो अपने आप 0 आ जाएगा। अगर डिपेंड नहीं करेगा तो टाइम का पावर 0 पे डिपेंडेंसी आ जाएगा। तो टाइम का पावर 0 मतलब क्या हो गया, ये 1 हो गया, इट मींस इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम।
सो अगर तुम कंफर्म हो कि फोर्स सिर्फ मास एंड एक्सेलरेशन पे ही है तो सिर्फ 2 से ही काम चला लेंगे, सीधा ऐसे लिखेंगे, फोर्स में डिपेंड ऑन मास का पावर x, फोर्स में डिपेंड ऑन एक्सेलरेशन का पावर y, फोर्स में डिपेंड ऑन, अगर 2 ही है, पता है कि यही 2 है, तो फिर जरूरत ही नहीं है, इतने से ही काम चल जाएगा। नहीं तो अगर टाइम पे भी अगर लगता है तो इसका पावर z ले सकते हैं। ये है पॉसिबल डिपेंडेंसी। अगर ये डिपेंडेंसी नहीं होगा टाइम पे, अपने आप z का वैल्यू 0 आ जाएगा। और अगर नहीं लेते तो भी 2 से ही काम चल जाता है, एक्स वाई का वैल्यू निकालना हो तो निकाल लेंगे। ऑन दिस बेसिस वी कैन क्लब दिस 3 डिपेंडेंसी इनटू 1 और पॉसिबल रिलेशन क्या बन जाएगा बोलो, कांस्टेंट m का पावर x, a का पावर y एंड t का पावर z। बस ये प्रोडक्ट टाइप ही करने हैं, प्रोडक्ट टाइप ही डिराइव हो सकते हैं। दिस इज विच रिलेशन, पॉसिबल डिपेंडेंसी, यानी कि पॉसिबल रिलेशन फॉर फोर्स। यही है भाई इक्वेशन नंबर 1, समझो। इसी पे एक्स वाई जेड का वैल्यू रख देंगे। कोई एक्स वाई जेड लेता है, किसी बुक में ए बी सी लिया रहेगा, किसी में पी क्यू आर लिया रहेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोग कांस्टेंट ले लिए पावर, उसका एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, चाहे एक्स वाई जेड हो चाहे ए बी सी हो। अब क्या करेंगे, तो अब काम वही करेंगे। इसको अगर करेक्ट होना है तो इसको फिजिक्स में करेक्ट होने के लिए डायमेंशनली का लिटमस टेस्ट भी पास करना पड़ेगा। सो एलएचएस का डायमेंशनल फॉर्मूला हम लोग रिप्रेजेंटिंग डायमेंशनली, अगर हम लोग इसको डायमेंशनली रिप्रेजेंट करें तो बताओ, लेफ्ट हैंड साइड mlt-2 होता है फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन, मास एक्सेलरेशन lt-2। चलो ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड पे डायमेंशनलेस k है, इधर क्या है भाई, तो m का पावर x है। एक्सेलरेशन बोलो कितना भाई, तो lt-2 होता है। एक्सेलरेशन कितना होता है, lt-2 होता है। पावर कितना, तो y, तो lt-2 का पावर y। और ये टाइम है, टाइम तो भाई t ही है। मस्त है भाई, चलो मस्त हलवा बन गया, अब तो तैयार है भाई हलवा। और देखो m L11t-2 दिस विल बी इक्वल टू m वाला एक साथ करो, m यहाँ है और कहीं नहीं है, वाह, ओनली x। चलो L की बात करें, L का पावर क्या है, L का पावर यहाँ y है, यहाँ पे कुछ नहीं है। चलो ये भी तो हलवा हो गया। और टाइम का पावर यहाँ -2y है और इधर प्लस z है, क्योंकि L का पावर -2y इंटू सब इंटू है, सब मल्टीप्लाइड है। ये मिल गया। अब क्या करेंगे, तो तुम्हें पता ही है, कंपेयर करेंगे। कंपेयरिंग LHS एंड RHS, अगर ये दोनों इक्वल होने हैं तो m का पावर x है, x का वैल्यू कितना, x का वैल्यू 1, इधर L का पावर y है, इधर L का पावर 1 है, ये भी हो गया 1, इधर t है, t का पावर -2y है प्लस z है, दिस विल बी इक्वल टू -2। चलो भाई कोई बात नहीं, एक्स वाई मस्त निकल चुका है पहले से ही। अगर एक्स वाई का वैल्यू इसमें डाल दें तो हमें z भी मिल जाएगा। z का वैल्यू है -2 पहले से है और उधर चला जाएगा +2y, तो -2 और +2 इंटू y का वैल्यू था 1, ये मिल गया वैल्यू। कोई परेशानी नहीं, कोई परेशानी नहीं। क्या मिला भाई, -2 +2 क्या मिल गया, 0 मिल गया। अरे z का वैल्यू तो 0 हो गया, 0 हो गया, z बन गया हीरो। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, एक्स वाई जेड का वैल्यू तो मिल चुके हैं, तो अब क्या करोगे भाई, तो इसको चिपका दोगे। कहाँ, तो वहीं पुटिंग एक्स वाई जेड इधर इन इक्वेशन 1 चिपका देंगे भाई। तो बताओ फोर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा भाई, तो इक्वेशन 1 था, क्या था, के m का पावर x, के m का पावर x मीन्स 1, a का पावर y, t का पावर z, तो a का पावर y मीन्स 1 और t का पावर z मीन्स 0। और इस तरह से हमारा रिलेशन तैयार। क्या है रिलेशन भाई, तो f इज इक्वल टू के m का पावर 1, a का पावर 1, के एम ए, f इज इक्वल टू के एम ए इज द रिलेशन। यहीं तक तुम्हें डायमेंशनली हेल्प मिलेगा, यहां तक ऑब्टेन कर लोगे कि फोर्स मास पे 1 पावर और एक्सेलरेशन पे भी 1 पावर पे डिपेंडेंसी है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बट k का वैल्यू नहीं मिलेगा, k निकालेंगे उसका वैल्यू आएगा 1। कैसे भाई, एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट कर सकते हैं जरूर। कैसे भाई, तो कोई ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाओ,
मास उसका जो है वो रखो, जितना एक्सप्रेशन प्रोड्यूस हुआ वो रखो, और तब जब मास भी रख दिया, ए भी रख दिया, फोर्स भी रख दिया, तो क्या वैल्यू मिल जाएगा, 1 मिल गया, तो कोई बात नहीं 1 रख देंगे और ये मिल जाएगा तुम्हें। तो इस तरह से रिलेशन ऑब्टेन कर लिया। कांस्टेंट वैल्यू डायमेंशनली नहीं निकलेगा, थ्योरेटिकली या एक्सपेरिमेंटली मिलेगा। तो इसको भी लिख लो फटाफट, पॉज लगाओ, लिखो, लिख लिया, आगे लिखेंगे, पॉज लगाए और लिख लिए। चलो ये भी हो गया, और चाहो तो एक और क्वेश्चन कर सकते हैं हम लोग, तब वो वापस आ सकते हैं। चलो पहले मैं अब देख लेते हैं कि जो कंडीशंस हैं वो क्या क्या कंडीशन है, एक एक करके कंडीशंस देख लें कि किन किन इक्वेशंस को डिराइव कर सकते हैं, क्या क्या लिमिटेशंस हैं वो समझ लेते हैं, फिर 2 क्वेश्चन और देख लेंगे। चलो अभी ये क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 3 मार्क्स का क्वेश्चन या 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लिख लो जल्दी से इसको। क्या है क्वेश्चन? What are conditions or limitations to use dimensional analysis for deriving a relation in physics? Dimensional analysis को यूज करने में क्या क्या लिमिटेशन, क्या क्या कंडीशन है, वो सेटिस्फाइड तो डिराइव कर सकते हैं, सेटिस्फाइड नहीं तो डिराइव नहीं कर सकते हैं। ये क्या क्या कंडीशन है? तो कंडीशन नंबर 1 पता है आपको, प्रोडक्ट टाइप रिलेशन होना चाहिए, पॉसिबल डिपेंडेंसी नॉन होना चाहिए, सिंपल अलजेब्रिक टाइप होना चाहिए, स्पेशल मैथमेटिकल फंक्शन यूज नहीं होना चाहिए। इतना तो मैंने पहले ही बताया है, फिर भी हम लोग देखेंगे कि ये कंडीशंस क्या हैं और क्यों हैं, ये भी देखेंगे। चलो देखो, फर्स्ट नंबर कंडीशन, द रिलेशन टू बी डिराइव्ड मस्ट बी ऑफ प्रोडक्ट टाइप एंड सिंपल अलजेब्रिक फंक्शन होना चाहिए। सिंपल प्रोडक्ट टाइप, मोमेंटम इज इक्वल टू mv डिराइव हो सकता है, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² डिराइव हो सकता है, टाइम पीरियड 2π√L/g लिखना मत अभी, डिराइव हो सकता है। ये सब सिंपल प्रोडक्ट टाइप है, ये डिराइव हो सकते हैं, अलजेब्रिक फंक्शन सिंपली प्रोडक्ट टाइप। और सेकंड क्या था भाई, तो ये भी बता चुका, समझा दूंगा तुम्हें, ठीक है। द रिलेशन मस्ट नॉट कंटेन एनी स्पेशल मैथमेटिकल फंक्शन, स्पेशल मैथमेटिकल फंक्शन और एक्सप्रेशन नहीं आना चाहिए, ना तो कोई ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आना चाहिए, ना तो कोई पावर फंक्शन आना चाहिए, ना एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ना लॉग फंक्शन, कुछ नहीं आना चाहिए। लॉग फंक्शन भी थोड़ा सा बताऊंगा मैथमेटिकल टूल में, log x log y log x प्लस y क्या होता है। एक्सपोनेंशियल मतलब e का पावर कुछ x है, इसको हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। पावर y इज इक्वल टू मान लो a का पावर z है, कुछ भी है, z है, a का पावर 5 है, z+2 है, कुछ भी हो जाए, पावर फंक्शन। तो कोई मैथमेटिकल स्पेशल फंक्शन नहीं होना चाहिए इक्वेशन में, जिस इक्वेशन या रिलेशन को डिराइव करना चाहते हो। नंबर 2 कंडीशन। नंबर 3 कंडीशन, द रिलेशन टू बी डिराइव्ड मस्ट नॉट कंटेन प्लस और माइनस, मतलब प्लस माइनस भी कंटेन नहीं करने चाहिए। इट मीन्स v इक्वल टू u प्लस at, ये हम लोग डिराइव नहीं कर पाएंगे। अच्छा क्यों नहीं कर पाएंगे भाई? क्योंकि मैथमेटिकली हम लोग जब देखा अभी डिराइव करने चले तो हमें एक इक्वेशन मिलता था LHS और RHS का डायमेंशनल कंपेयर करने के लिए, और 3 इक्वेशन मिलते थे, m का पावर के लिए, l का पावर के लिए, t का पावर के लिए, 3 तो इक्वेशन मिलते थे, 3 इक्वेशन मिलते थे भाई। अब वो 3 से हम लोग कंपेयर करके x y z के वैल्यू निकालते थे। क्या इस कंपेयर करने से हमें यह पता लगेगा कि कहां प्लस है कहां माइनस है? क्या ये पता लग जाएगा कहां प्लस होगा कहां माइनस? नहीं, हम लोग इसको चेक जरूर कर सकते हैं डायमेंशनली, बट वी कैन नॉट डिराइव करने में प्लस का हमें कैसे इंफॉर्मेशन मिलेगा कि कहां प्लस आना है? नहीं मिलेगा इंफॉर्मेशन। चेक जरूर कर सकते हैं, LHS डायमेंशनली, RHS डायमेंशनली सेम आएगा तो करेक्ट हो जाएंगे डायमेंशनली। ये सब हम लोगों ने काम किया था 1-2 वीडियो पहले। लेकिन अभी क्या कर रहे हैं, डिराइव करना चाह रहे हैं रिलेशन या इक्वेशन, तो डेरिवेशन करने में ये प्लस माइनस कोई क्लू नहीं है जो तुम्हें बताए कि यहां प्लस ठोक दो या यहां पे माइनस ठोक दो। ऐसा चिपकाने वाला काम नहीं हो सकता। ना तो ये डायमेंशन एनालिसिस जो अभी हम लोगों ने 2 का प्रैक्टिस किया, इसमें ये भी क्लू नहीं है कहां प्लस कहां माइनस, कहां साइन कहां कॉस कहां लॉग कहां एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये सब कुछ नहीं पता। सो ये मस्ट नॉट कंटेन प्लस और माइनस साइन, नहीं होना चाहिए, ये नहीं हो सकता। s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at², इसका करना चाहें नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। हाँ ये कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, ये डिराइव कर सकते हैं।
ठीक है, ये समझ गए। फिर देखो पॉसिबल डिपेंडेंसी फॉर द क्वांटिटी हुज रिलेशन इज टू बी ऑब्टेन, जिसका रिलेशन ऑब्टेन करने हैं उसका पॉसिबल डिपेंडेंसी मस्ट बी नोन। तुम्हें पता होना चाहिए क्या क्या पॉसिबल डिपेंडेंसी है। ये नहीं कि सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड लेंथ और जी पे तो डिपेंड करता है, तुमने डिपेंडेंसी बना दिया मास पे और स्पीड पे और टाइम पे, ऐसा बना दिया जिसमें कि लेंथ ऑफ द पेंडुलम आया ही नहीं, तब फिर तुम ऑब्टेन नहीं कर सकते। इसलिए जिस पे डिपेंडेंसी है वो तुम्हारे गेस में आना चाहिए, वो तुम्हारे पॉसिबल डिपेंडेंसी में वो पैरामीटर जरूर होने चाहिए जिस पे एग्जैक्टली डिपेंड करता है, तभी ये ऑब्टेन हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। सो पॉसिबल डिपेंडेंसी मस्ट बी नोन। हाँ, कितना पावर है वो ये निकाल देगा। सो पॉसिबल डिपेंडेंसी पता होना चाहिए कि एम पे या लेंथ पे या जी पे किस पे डिपेंड कर सकता है, तभी तो हम लोग गेस मारेंगे और एक्स वाई जेड का वैल्यू या एबीसी का वैल्यू निकालेंगे। चलो ठीक है, ये समझ गए। चलो ये 4 कंडीशन तो कम से कम अभी लिख लो, फिर और कंडीशन की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ऊपर लिखें क्वेश्चन, व्हाट आर द कंडीशंस। तो ये क्वेश्चन है और इसका आंसर के लिए ये 2 पॉइंट फटाफट लिख लो पॉज लगा करके। चलो लिख लिया, फर्स्ट कंडीशन सेकंड कंडीशन लिख लिया। अब थर्ड एंड फोर्थ लिख लो जल्दी से। थर्ड एंड फोर्थ लिख लिया। चलो अब समझेंगे फिफ्थ रिलेशन क्या है, फिफ्थ कंडीशन क्या है। चलो फिफ्थ कंडीशन क्या है, द कांस्टेंट, ये भी तुम्हें अब तक पता लग गया, द कांस्टेंट इन्वॉल्व इन द रिलेशन कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड डायमेंशनली। कांस्टेंट जो भी इन्वॉल्व है वो डायमेंशनली हम लोग ऑब्टेन नहीं कर सकते। तो कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं भैया, बता दो। तो ऐसे कर सकते हैं कि जब ये पढ़ोगे तो थ्योरेटिकली ऑब्टेन हो जाएगा, या फिर एक्सपेरिमेंट करो और कांस्टेंट का वैल्यू निकालो तो आप डाल सकते हो। फॉर एग्जांपल टाइम पीरियड 2 पाई रूट ओवर एल बाई जी है, ये डायमेंशनली नहीं मिलेगा ये के का वैल्यू तुम्हें थ्योरेटिकली या एक्सपेरिमेंटली निकालने पड़ेंगे, नॉट एक्सपेरिमेंटली। एक्सपेरिमेंटली मिलेगा, नॉट डायमेंशनली। चलो समझ गए। फिर एक और कंडीशन देखो क्या है, द नंबर ऑफ पॉसिबल डिपेंडेंसीज शुड नॉट एक्सीड 3। तो पॉसिबल डिपेंडेंसी और 3 पैरामीटर से ज्यादा भी नहीं होने चाहिए, बिकॉज वी हैव ओनली 3 इक्वेशन आफ्टर कंपेयरिंग एम एल एंड टी इन मैकेनिक्स। मैकेनिक्स का ही आपको क्वेश्चन है, मैकेनिक्स मतलब मोशन रिलेटेड, जो आपका पूरा फर्स्ट बुक है मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स में सिर्फ एम एल एंड टी से काम चलता है, इसमें टेम्परेचर की जरूरत नहीं जो केल्विन लाया जाए, इसमें करंट की जरूरत नहीं है कि हम लोग एम्पियर करंट लाएं, सिर्फ एम एल टी में मैकेनिकल सारे बात हो जाते हैं। सो मैकेनिक्स में हम लोग जो भी पैरामीटर यूज करेंगे, जो भी फिजिकल क्वांटिटी यूज करेंगे, वो सारे के सारे डायमेंशनली किस में आएंगे, एम एल टी में ही आएंगे। इसलिए जब भी कंपेयर करोगे लेफ्ट हैंड राइट हैंड, तो एम का मिलेगा, एल का मिलेगा एक इक्वेशन, टी का मिलेगा एक इक्वेशन एक्स वाई जेड में। तो 3 से ज्यादा वेरिएबल अगर हो गए, ज्यादा डिपेंडेंसी हो गए 3 से ज्यादा, तो फंस जाओगे, वैल्यू नहीं मिलेगा एक्स वाई जेड का। फॉर एग्जांपल मान लो, बता रहा हूं, टाइम पीरियड may depend on length power x, may depend on g power y, may depend on mass power z, may depend on speed power u। मान लो ऐसा अगर करें, ऐसा करें 4 डिपेंडेंसी लिखें तो टाइम पीरियड के लिए, तो क्या बन जाएगा भाई, कांस्टेंट टाइम्स l का पावर x, g का पावर y, m का पावर z और v का पावर u। ये मिल गया पॉसिबल रिलेशन। अब जरा देखो इसमें कैसे फंसोगे भाई, तो फंसोगे ऐसे कि इसमें जब लिखोगे आप डायमेंशनली, तो इधर तो m0 l0 t1 ऐसा लिख दिया, ठीक है, इधर तो डायमेंशनली ऐसे लिख दिया, लेकिन इसके आगे इधर का लिखेंगे डायमेंशनलेस, लेंथ का पावर x, चलो भाई ठीक है, LT-2 का पावर y, m का पावर z और v मीन्स LT-1 का पावर u। ये आया। अब देखो इधर आ जाएगा m का पावर, l का पावर और t का पावर, x y z में आएगा, x y z में आएगा, x y z में ही आएगा कुछ ना कुछ, और इधर m0 l0 t1 ऐसा आया। ये x y z में x y z और u इनमें आएगा, x y z एंड u, यही आएगा। जब कंपेयर करोगे तो तुम्हें 3 मिलेंगे रिलेशन, 3 मिलेंगे रिलेशन, जबकि इनमें अननोन कितने हैं भाई, x भी है, y भी है, z भी है, u भी है, 4 अननोन 3 इक्वेशन।
3 इक्वेशन से 4 अननोन का वैल्यू नहीं मिल पाएगा। ये पता है ना, 2 अननोन को सॉल्व करने के लिए, 2 अननोन एक्स वाई जेड को सॉल्व करने के लिए वी नीड 2 इंडिपेंडेंट इक्वेशन। For solving 3 unknown, we need 3 independent equation. For solving 4 unknown, we need 4 independent equation. तुम्हें 3 ही मिल सकता है ml और t के corresponding, चाहे तुम कितना भी यहाँ पे लगा दो, u के बाद भी और p q r भी लगा दो अलग अलग पैरामीटर लेकर के, लेकिन वो सारे के सारे mlt में हैं, क्योंकि मैकेनिक्स का सारे क्वांटिटी mlt में जाएंगे। तो इसलिए जो पावर बनेगा वो x y z u भी इन सब में आता रहेगा। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग जो एक्स वाई जेड यू में जो रिलेशन मिलेंगे 3 ही तो मिलेंगे, 3 इक्वेशन, 4 अननोन कैन नॉट बी सॉल्व्ड। इसलिए जो भी मैकेनिक्स में रिलेशन ऑब्टेन करना चाहते हो तो तुम्हें 3 ही पैरामीटर में डिपेंडेंसी गेस करने होंगे, जानने होंगे, 3 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, क्योंकि डायमेंशनली कोई क्लू नहीं है तुम्हारे पास जो 3 से ज्यादा डिपेंडेंसी को डील कर पाए। तो इसलिए ये सारे पॉइंट्स, ये वाला भी पॉइंट लिख लो भाई, 5 नंबर एंड 6 नंबर, 3 से ज्यादा पॉसिबिलिटी नहीं होना चाहिए। देखो कई बार ऐसा होता है, इसमें थोड़ा सा मैं और तुम्हें एक्सप्रेस कर दूं, कई बार ऐसा हो सकता है कि 4 डिपेंडेंसी, मान लो अभी हमने जो बात किया 4 डिपेंडेंसी है, ठीक है। अब मैं तुम्हें ट्रिकी क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं, 4 डिपेंडेंसी रहते हैं, कैसे ऑब्टेन कर लेंगे? तो ऐसे ऑब्टेन कर सकते हैं कि अगर तुम्हें ये पता है कि इन दोनों में, मान लो ऐसा है कि ये 2 का हमें पता है कि ये g और m एक ही पावर के थे, g और m में जो था मतलब स्क्वायर था, तो ये भी स्क्वायर था, तो ये g m v और l इतना था ना, 4 अननोन थे। अगर इसमें किसी 2 का तुम्हें पता हो कि पावर जो भी था x था तो x ही था, इसका मतलब इसका पावर 1 इसका पावर 1 है, चाहे इसका 2 है 2 है, इसका 2 है इसका 2 है, तो m इंटू एल, जिन 2 पैरामीटर के पावर सेम है तो उन दोनों का प्रोडक्ट बना लो। फॉर एग्जाम्पल मास पे तुम्हें याद आ रहा है कि स्क्वायर होता था और एल स्क्वायर होता था, बाकी जी और वी पे नहीं पता, तो इसको क्या करना तुम, ये जो k टाइम्स ऐसे आएगा ना, रिलेशन जो आएगा वो तो इस तरह से आएगा, k का पावर x y और ये z, इसका हमें नहीं पता, ऐसे था v पे, इस तरह से आएगा। तो तुम क्या करो, ये एक स्क्वायर वाला है कि ये स्क्वायर वाला है, तो m इंटू एल पे पावर सेम है, इसलिए इसको एक पैरामीटर बना लो, फिर g को अलग पैरामीटर बना लो और m को अलग पैरामीटर बना लो, तो ये ऐसे काम हो जाएगा। क्या फायदा होगा? देखो जिन 4 पैरामीटर में से जिन 2 का भी तुम्हें याद है कि सेम पावर होते थे, उन 2 को क्लब कर सकते हो m इंटू एल पे। अब ये m इंटू एल समझो एक पैरामीटर फिजिक्स में अब ट्रीट किया जाएगा ml इसमें, और ये प्रोडक्ट एक है, इसका पावर जो भी होगा ये दोनों पे अपने आप आएगा। तो मास और लेंथ वाला तुम्हें याद था कि सेम पावर वाला है, तो इसलिए तुमने दोनों का प्रोडक्ट बना दिया और ये हो गया x। अब जो आएगा वैल्यू मिल जाएगा। तो अब तुम्हारे पास 3 ही इफेक्टिवली पैरामीटर रह गए, ml, g और m, या क्या था, ml था तो ml, g और v, एक v है ना, v, ml, g और v, तो ये 3 पैरामीटर हो गए, एक ml, एक g और एक v, एक का पावर x, एक का पावर y, एक का पावर z। तो ऐसे आप 3 में कन्वर्ट कर लिए, तो अब आप डिराइव कर सकते हो। बट 4 है तो 3 बनाने पड़ेंगे, 5 है तो भी 3 बनाने पड़ेंगे, डायरेक्ट नहीं हो पाएगा ऐसे। इसलिए ये भी चाहो तो तुम लिख सकते हो, मतलब तुम्हें याद दिलाएगा। अगर तुमने 2 को 1 में कन्वर्ट कर दिया तो तुम्हें इफेक्टिवली 3 अननोन 3 इक्वेशन सॉल्व कर पाओगे, काम बन जाएगा। क्लियर है? यहाँ तक लिखना चाहो जो लिख लो। और अब हम लोग देखेंगे कुछ और क्वेश्चन डिराइव करने पे जो स्कूल में इंपॉर्टेंट है। अभी मैं बोर्ड बेस्ड, स्कूल बेस्ड करा रहा हूँ। ये सारे जो क्लासेस अब तक हुए हैं वीडियोज और जो अभी हो रहे हैं, देखो एंट्रेंस का क्लास अलग से लूँगा, और अलग से लूँगा तो ऊपर वीडियो के कवर पे ही लगाऊंगा जेई नीट बेस्ड। इसलिए भी जो करा रहा हूँ स्कूल के लिए हैं, बहुत ज़्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, सब नॉर्मल लेवल के करा रहा हूँ जो कि तुम्हें स्कूल में आने लायक है। हाई लेवल के क्वेश्चन अलग से कराऊंगा और उसको फिर से इस चैप्टर में डालूंगा। वो बात की बात, देखो भाई पढ़ा तो रहा हूँ 18 ईयर से,
18 ईयर से सारे ट्रैक बने हुए हैं, कैसे कैसे होता है, कैसे पढ़ते हैं, लेकिन डाल रहा हूँ वीडियो इस बार से, इसलिए इस साल से जो भी पढ़ाऊंगा वो डालता जाऊंगा यूट्यूब पे, और ये बनता जाएगा। ये मत सोचना कि अभी 10 वीडियो ही हैं यूट्यूब चैनल पे, तो 10 है तो भाई अभी तो शुरू ही किया है, मार्च लास्ट से तो शुरू ही किया है लॉकडाउन के टाइम से, इसलिए अभी धीरे धीरे अपलोड हो रहे हैं, और 1 ईयर में ऑलमोस्ट 500 to 600 वीडियोस हमारे अपलोड ज़रूर हो जाएंगे, क्योंकि मैं 11th-12th मिला करके कम से कम 600 घंटे तो पढ़ाता हूँ, और डिफरेंट बैच को पढ़ाता हूँ, सोचो कितने घंटे पढ़ाता हूँ, तो इसलिए वो सारे तो डालने ही हैं। सो नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन, चलो भाई लिखो क्वेश्चन और इसको सॉल्व करो जरा, एक पॉज लगा करके 2 मिनट। डेराइव एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी इन एसएचएम। एसएचएम पढ़े नहीं हैं, जरूरत भी नहीं है, क्योंकि तुम्हें तो डिराइव करना है। इट मे डिपेंड ऑन मास ऑफ द बॉडी, एम्पलीट्यूड ऑफ द बॉडी एंड एंगुलर स्पीड ऑफ द बॉडी। कोई बात नहीं, जब तुम्हें क्वेश्चन में दे ही दिया डिपेंडेंसी, तो फिर तो तुम्हें गेस करने की जरूरत ही नहीं है। अब तो फटाफट बस पेन चलाओ और धकाधक आंसर आएंगे। चलो काम कर लो जल्दी से, चलो कर लिया होगा ट्राई। देखो यहाँ पे एनर्जी का एक्सप्रेशन निकालने हैं, तो एनर्जी में डिपेंड ऑन, किस पे डिपेंड करेगा भाई, तो एनर्जी ऑफ एसएचएम, हमें नहीं पता एसएचएम क्या है, बट इतना तो है ना कि एनर्जी का डिपेंडेंसी निकालना है बस। एनर्जी चाहे एसएचएम का हो, चाहे एनर्जी 5 स्टार खाने में आया हो, या जो भी एनर्जी, केमिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, जो भी एनर्जी है, एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू, क्या लिखेंगे भाई, तो डिपेंड ऑन मास, तो मास का पावर x ले लिया मान लो, एम्पलीट्यूड का पावर y ले लिया, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी का पावर z ले लिया, तीनों को क्लब कर दिया, तो क्या मिलेगा बताओ, एनर्जी इज इक्वल टू डायमेंशनलेस कांस्टेंट के मास का पावर x, a का पावर y और ओमेगा का पावर z। ओमेगा मींस एंगुलर स्पीड। चल भाई एंगुलर स्पीड, इसका एसएचएम में नाम एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी होता है, बट अभी के लिए आप एंगुलर स्पीड समझो। एंगुलर स्पीड का मतलब होता है एंगल डिवाइडेड बाय टाइम। अगर इसको डायमेंशनली निकालना चाहेंगे तो एंगल का डायमेंशन फॉर्मूला डायमेंशनलेस याद होगा, एंगल डायमेंशनलेस होता है, ओनली यूनिट होता है t, इसलिए t-1 डायमेंशनली है। कौन, ओमेगा, ओमेगा t का पावर -1 है। अब ये है तुम्हारा पॉसिबल रिलेशन। कौन सा रिलेशन, मन में बोलो, पॉसिबल रिलेशन। चलो पॉसिबल रिलेशन मिल चुका, अब क्या करना है, एग्जैक्ट रिलेशन लाने हैं। तो क्या करें भाई, रिप्रेजेंटिंग डायमेंशनली, रिप्रेजेंटिंग डायमेंशनली, दोनों साइड को डायमेंशनली रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है भाई, कर लो। एनर्जी कितना, एनर्जी तो होता है वर्क डन, वर्क डन मतलब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स होता है कितना, mlt-2, डिस्प्लेसमेंट कितना होता है l, इसलिए अगर डायरेक्ट याद है तो ml2t-2, एनर्जी सबको पता होना चाहिए। एनर्जी तो भाई वर्क डन है, वर्क डन मतलब ml2t-2, याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो कोई बात नहीं। एनर्जी इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन, फोर्स डिस्प्लेसमेंट, फोर्स का भी याद है mlt-2, तो ठीक है, नहीं याद है तो कोई बात नहीं। मास इनटू एक्सेलरेशन, मास, फोर्स तो होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन lt-2, मास m मिल गया, ml2t-2। चलो ये लेफ्ट हैंड की बात हो गई, राइट हैंड साइड पे बोलो क्या होगा, m का पावर x, m तो m रख देंगे, पावर x, एक्सेलरेशन, ये हमारा a है, a क्या है, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या समझते हो भाई, तो एसएचएम जब होता है तो एम्पलीट्यूड ये होता है सिंपल पेंडुलम जो एसएचएम कर रहा है। एम्पलीट्यूड का मतलब है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, एम्पलीट्यूड मींस मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू। 5 सेंटीमीटर इधर गया, 5 सेंटीमीटर इधर गया, 5 सेंटीमीटर इधर, 5 सेंटीमीटर इधर, ये है मीन पोजीशन, बीच वाला पोजीशन, तो 5 चल रहा है। तो एम्पलीट्यूड ऑफ दिस ऑसिलेशन और दिस एसएचएम इज 5। तो एम्पलीट्यूड क्या है, लेंथ है। वेव में भी होता है एम्पलीट्यूड, लेंथ, क्रेस्ट होता है और उसका जो हाइट होता है उसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं, और क्रेस्ट टू क्रेस्ट का जो गैप, जो डिस्टेंस होता है उसको वेवलेंथ बोलते हैं। एम्पलीट्यूड भी एक होता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट वैल्यू। सो एम्पलीट्यूड क्या है, एल है, एल का पावर वाई। ओमेगा, ओमेगा क्या था, अभी देखा था t-1 का पावर क्या रखेंगे, z। चलो ये x y z हो गया अब काम। अब इधर देखेंगे तो क्या मिलेगा, ml2t-2, वेरी गुड वेरी गुड। इधर क्या मिल जाएगा, m का पावर x, और तो है नहीं भाई, l का पावर बोलो
तो वही वही है बस। और टी का बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, टी माइनस जेड ओनली। वाह, ये तो बड़ा आराम है, बड़ा इजी आ गया ये तो। अब क्या करेंगे, तो कंपेयर करेंगे। तो कंपेयरिंग LHS एंड RHS, डायमेंशनली कंपेयर करेंगे। m का पावर x मीन्स x का वैल्यू 1, l का पावर y का वैल्यू इधर क्या है 2, और t का वैल्यू माइनस z, यानी माइनस z का वैल्यू क्या है -2। तो -z -2 है, इसका मतलब z का वैल्यू 2, z2 है, y2 है और x 1 है। इसलिए क्या मिल जाएगा रिलेशन, अब तो एग्जैक्ट रिलेशन मिल जाएगा भाई। हेंस जब हम लोग पुट करेंगे एक्स वाई जेड का वैल्यू, तो एनर्जी इज इक्वल टू क्या आएगा, वैसे एग्जैक्ट रिलेशन होता है एनर्जी। जब एसएचएम पढ़ेंगे हम लोग चैप्टर 14 में, तो एग्जैक्ट रिलेशन होता है, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, एग्जैक्ट रिलेशन होता है एनर्जी इन एसएचएम इज हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। ये होता है, पढ़ेंगे बाद में, फिलहाल तो अभी डेराइव किया है, तो ये ऐसा आना चाहिए। कांस्टेंट हाफ नहीं पता लगेगा, कोई बात नहीं है। यहाँ देखो क्या करेंगे भाई, तो पॉसिबल डिपेंडेंसी के बेसिस पे m का पावर x बोले तो 1, a का पावर y बोले तो 2, और ओमेगा का पावर z बोले तो 2, सब तो 2 हो गए। तो क्या मिल गया एनर्जी, एनर्जी मिल गया k m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, ये मिल गया। अब ये k का वैल्यू हाफ होता है कि क्या होता है, वो कैसे पता लगेगा, तो एक्सपेरिमेंटली या थ्योरेटिकली ऐसे मिलेगा भाई। एक्सपेरिमेंटली हम लोग लिख सकते हैं कि एनर्जी k का वैल्यू हाफ आया, तो हाफ आया तो एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर होगा। बट यहां तक आप डायमेंशनली नहीं पहुंचेंगे, डायमेंशनली आप यहीं तक पहुंचेंगे, यही है तुम्हारा रिजल्ट, दैट्स इट। इससे ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकते। ये तो इंफॉर्मेशन के लिए दे दिया कि एक्सपेरिमेंटली हाफ आता है, तो ये हाफ बन करके ये बन जाएगा, लेकिन डायमेंशनली यहीं तक है। तो इसको क्या करोगे, लिख लोगे भाई, जल्दी से क्वेश्चन लिखो, पॉज लगाओ, कोई परेशानी नहीं है भाई इसमें। तीनों डिपेंडेंसी क्लब किया, पॉसिबल रिलेशन मिले, और पॉसिबल रिलेशन मिले तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो डायमेंशनली रिप्रेजेंट करके कंपेयर किया तो एक्स वाई जेड के वैल्यू मिले, और वैल्यू मिले तो पॉसिबल डिपेंडेंसी कन्वर्टेड इनटू एक्चुअल रिलेशन मिल गया ये। और क्वेश्चन करना चाहते हो तो बोलो भाई, वो भी कर दिया जाए। और क्वेश्चन करना चाहते हैं, चलो एक काम और कर लेते हैं भाई, चलो एक काम और कर देते हैं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर फोर्स ऑन ए स्फीयर। एक स्फीयर पे फोर्स का एक्सप्रेशन निकालने हैं, फोर्स का एक्सप्रेशन, जिस स्फीयर का रेडियस r है, रेडियस r है, इन ए फ्लूइड ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी एटा, एटा क्या है भाई, तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ये पहले निकाला था, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, एंड स्पीड ऑफ द स्फीयर, स्पीड ऑफ द स्फीयर मान लो है इसका v, ये है स्पीड, ये है रेडियस। निकालना क्या है भाई, तो इस पे जो फोर्स लग रहे हैं, इस पे जो फोर्स लगेगा, वो फोर्स जो भी लगेगा उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे चैप्टर 10 में। विस्कस फोर्स, जो भी फोर्स लगेगा, वेलोसिटी इधर है तो फ्रिक्शनल फोर्स की तरह ये विस्कस फोर्स होता है। चलो जो भी फोर्स होता है, हमें इससे क्या मतलब है भाई, कौन सा फोर्स लगेगा, कैसे लगेगा, क्यों लगेगा, ये तो जब चैप्टर आएगा 10 नंबर तब समझेंगे। फिलहाल के लिए ये है कि हम लोग ये समझेंगे कि फोर्स डिपेंड्स ऑन रेडियस का पावर x, फोर्स डिपेंड ऑन स्पीड का पावर y, फोर्स डिपेंड ऑन कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का पावर z। और इस पॉसिबल डिपेंडेंसी के बेसिस पे फोर्स विल बी रिटन एज डायमेंशनलेस कांस्टेंट, r का पावर x, v का पावर y और एटा का पावर z। ये बन गया क्या, क्या बन गए, पॉसिबल रिलेशन, ये बन गया पॉसिबल रिलेशन। लेकिन अब तुम्हें जब डायमेंशनली इसको कंपेयर करने के लिए, ये तो ऑन द बेसिस ऑफ पॉसिबल डिपेंडेंसी है, ऑन द बेसिस ऑफ पॉसिबल डिपेंडेंसी है, पॉसिबल रिलेशन मिल चुके हैं। अब तुम्हें फोर्स का याद है डायमेंशनल, ये तो डायमेंशनल है, रेडियस का पता है, v का पता है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का पता था। अब
नहीं है, भूल गए तो ये निकाल लो भाई। तो मैंने बताया था कि विस्कस फोर्स जो होता है वो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, एरिया और वेलोसिटी ग्रेडियंट होता है। वेलोसिटी ग्रेडियंट मींस वेलोसिटी में डिफरेंस पर यूनिट लेंथ। ये तो मैंने डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने में ये कराया था, ये इंपॉर्टेंट है, स्कूल वाले पूछते भी हैं खूब, इसलिए इस बेसिस पे हम लोग एटा का निकाल सकते हैं। ये वेलोसिटी ग्रेडियंट है, मैंने बताया था कि कोई भी चीज का, कोई पैरामीटर का डिफरेंस पर यूनिट लेंथ, डेल्टा एक्स क्या है, लेंथ में डिफरेंस मतलब लेंथ ही है, तो वेलोसिटी में डिफरेंस पर यूनिट लेंथ इज नोन एज वेलोसिटी ग्रेडियंट, प्रेशर में डिफरेंस पर यूनिट लेंथ इज नोन एज प्रेशर ग्रेडियंट, पोटेंशियल में डिफरेंस पर यूनिट लेंथ इज नोन एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये तीन टर्म तो तुम्हें आएंगे 11th 12th में। सो एनीथिंग का ग्रेडियंट इज उस थिंग में डिफरेंस डिवाइडेड बाय लेंथ। रमेश का ग्रेडियंट रमेश में चेंज डिवाइडेड बाय लेंथ, गधे का ग्रेडियंट गधे में चेंज डिवाइडेड बाय लेंथ। इसलिए किसी भी चीज का, यूट्यूब का ग्रेडियंट यूट्यूब में चेंज डिवाइडेड बाय लेंथ। सो एनीथिंग का ग्रेडियंट ऐसे ही निकलता है। चलो कोई बात नहीं, अब एटा को निकालने, तो एटा का हो जाएगा, देखो विस्कस फोर्स डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई एरिया, और डेल्टा भी मींस वेलोसिटी डिफरेंस। सो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी डायमेंशनली विल बी mlt माइनस 2 फोर्स लिखा, डेल्टा एक्स को L लिखेंगे भाई क्योंकि लेंथ है, एरिया L2 लिखेंगे, और वेलोसिटी डिफरेंस मींस वेलोसिटी कितना, lt माइनस 1 लिखेंगे। बोलो ठीक है यहाँ तक। इसलिए कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जिसका रिप्रेजेंट करते हैं एटा से, इस सिंबल का नाम है एटा, एटा 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 एटा, ठीक है। n को बड़ा कर दो, एटा हो गया। चलो ये क्या हो गया बताओ, डायमेंशनली m तो भाई वही है, m वही है। l को देखो तो L1 और 2 ऊपर है और इधर 3 नीचे है, तो क्या हो जाएगा, m L माइनस 1 हो जाएगा। और t की बात कर लो तो t क्या है भाई, तो t का यहाँ पावर 2 है और यहाँ पे पावर -1 है, ये जाके ऊपर +1 हो जाएगा, तो ये -2 +1 यानी -1 रह जाएगा। इसलिए ये है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी m1 L-1 t-1। चलो कोई बात नहीं, इसको साइड से निकाल के हम लोगों ने रख लिया। अब क्या करेंगे, इसका यूज करेंगे भाई। तो हमें पॉसिबल रिलेशन पता ही है, इसको डायमेंशनली रिप्रेजेंट करें। डायमेंशनली रिप्रेजेंट करोगे तो LHS को लिखोगे mlt-2, बोलो भाई ठीक है, कांस्टेंट डायमेंशनलेस, रेडियस L, पावर x, और ये स्पीड lt-1, y, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ये लिखेंगे m L-1 t-1, पावर कितना z, बोलो ठीक है, पावर कितना ml-1 t-1, पावर कितना z, ये लिख दिया। अब जरा इधर हम लोग देखेंगे तो mlt-2 इज इक्वल टू l का पावर x प्लस y, और ये है -1 है पावर z, तो -z, -1 का पावर z करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -z पावर हो जाएगा। तो यहाँ पे मिल गया l का और m का भाई, तो m का तो ओनली z है, m तो और कहीं है भी नहीं, यहाँ है बस m का पावर z है, और t का पावर बोलो भाई, तो t तो यहाँ नहीं है, यहाँ है -y, यहाँ पे क्या है भाई, तो यहाँ पे t है -1 और पावर z यानी कि -z। कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होना चाहिए, एक भी हुआ तो गए। अब इसको देखें हम लोग, पावर 1 है, सो कंपेयरिंग, इसको अब हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो कंपेयरिंग व्हाट वी गेट, तो वी गेट 3 इक्वेशन corresponding to m, l and t। चलो भाई m वाले का देखें, सबसे कम वाला तो ये छोटा मोटा एक्सप्रेशन है, तो z का वैल्यू तो हमें डायरेक्ट मिल जाएगा, z का वैल्यू क्या है, 1 है। किसको कंपेयर किया, ये m को कंपेयर किया। उसके बाद देखो t वाला कंपेयर करते हैं, t वाला कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा भाई, t वाला कंपेयर किए तो यहाँ पे है t का पावर -y - z इज इक्वल टू t का है -2, इसमें से z पता है तुम्हें, तो -y - z का वैल्यू 1 रखा है इज इक्वल टू -2। इट मीन्स ये y उधर ले जाएं तो y इज इक्वल टू 2 - 1, वैल्यू आ गया 1। क्लियर है, क्लियर है भाई, बिल्कुल क्लियर है। z का वैल्यू 1 मिल चुका है, y का भी मिल चुका है। और तीसरा इक्वेशन किसको कंपेयर करोगे भाई, तो अब हम लोग l को कंपेयर करें। तो l को जब कंपेयर करेंगे, l वाले का पावर देखेंगे तो इधर l का पावर है x + y - z,
तो x प्लस वाई माइनस जेड, दिस विल बी इक्वल टू x प्लस वाई माइनस जेड विल बी इक्वल टू, यहाँ l का पावर क्या है, वन ओनली, वन एंड ओनली वन। तो यहाँ से मिल जाएगा हमें x z मिल चुका, y मिल चुका, x चाहिए तो x का वैल्यू कितना मिल जाएगा, वन माइनस जेड हो जाएगा प्लस जेड, और ये y माइनस, तो x का वैल्यू बताओ, वन माइनस जेड, जेड कितना था, जेड वन था, वन रख देंगे, माइनस y, y कितना था, y वन था, वन रख देंगे, तो वैल्यू क्या आ जाएगा बताओ, वन माइनस वन, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस वन। कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है ना, जरा देख लो भाई, देख लो कुछ तो देखो, l का पावर x प्लस वाई माइनस जेड, कहाँ गया, l का कंपेयर कर रहे हैं, l का, हाँ, x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू l का पावर वन है। चलो ठीक है भाई, अब देखा कि z वन था और y भी वन था, तो x प्लस वाई माइनस जेड है, तो यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे, तो x वैल्यू विल बी इक्वल टू वन प्लस जेड माइनस वाई, वन प्लस जेड माइनस वाई, तो ये वन और ये प्लस जेड करना चाहिए, प्लस वन करना चाहिए था ना, जेड का वैल्यू तो वन था, प्लस वन और माइनस वन, वन वन कैंसिल, मिल गया वन वैल्यू, सो x इज ऑल्सो वन। चलो भाई, तीनों वन 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 हो गए, ये तो बहुत मजा आ गया भाई। तो इसलिए फाइनली फोर्स का जो पॉसिबल रिलेशन था उसको हम लोग दिखा सकते हैं। फोर्स का क्या आ जाएगा भाई, तो फोर्स इज इक्वल टू के, रेडियस का पावर x मतलब वन, और स्पीड का पावर भी y मीन्स वन, और एटा का पावर z मीन्स ये भी वन। तो ये मिल गया तुम्हें रिलेशन। एग्जैक्ट जो रिलेशन होता है वो भी मैं तुम्हें लिख दूं कि ये स्टोक्स फॉर्मूला है, ये जो है ना वो स्टोक फॉर्मूला आएगा, फिर ये चैप्टर 10 में आएगा। वो कहते हैं कि किसी स्फेरिकल बॉडी पे जब वो v स्पीड से मूव करता है तो उस पर जो विस्कस फोर्स लगता है वो होता है 6 पाई r एटा v। 6 पाई r एटा v मींस r का पावर वन, एटा का पावर वन, v का पावर वन। वही रिलेशन यहाँ मिल रहा है। 6 पाई ये है कांस्टेंट, r एटा v ये मिल रहा है रिलेशन। इसलिए हम लोग यहाँ पे चाहें तो बोल सकते हैं भाई कि एक्सपेरिमेंटली और थ्योरेटिकली, ये देखो एक्सपेरिमेंटली ही ओनली होता है, इसमें थ्योरेटिकल नहीं होता। ये कौन सा फॉर्मूला है भाई, तो मैं बता दूं तुम्हें, ये स्टोक्स फॉर्मूला है, ये स्टोक फॉर्मूला है, और ये फॉर्मुलेट ही हुआ था ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट। इस फॉर्मूला का कोई थ्योरेटिकल प्रूफ नहीं है। कुछ फॉर्मूला फिजिक्स में एक्सपेरिमेंटल है, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट है, उनका थ्योरेटिकल प्रूफ नहीं होता। उसी तरह से ये स्टोक्स फॉर्मूला है, इसका एक्सपेरिमेंटल ही है। तो एक्सपेरिमेंटली k इज फाउंड टू बी 6 पाई, इसलिए फॉर्मूला बन गया ये। समझ गए यहाँ तक? इस तरह से डायमेंशनल एनालिसिस यूज करके हम लोग कुछ रिलेशंस को ऑब्टेन कर सकते हैं। इसको भी लिख लो भाई, इसको भी लिख लो फटाफट, ये पॉज लगा करके, और फटाफट ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी पॉसिबल रिलेशन हम लोगों ने ऑब्टेन किया। इसको बोला पॉसिबल रिलेशन, पॉसिबल रिलेशन नंबर 1। और ये पॉसिबल रिलेशन ऑब्टेन कर लिया, फिर हम लोगों ने साइड में कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी निकाल के रख लिया और पुट कर दिया वैल्यू, पुटिंग वैल्यू ऑफ x, y एंड z इन इक्वेशन 1, रिलेशन 1 में रखा, तो वी गेट ये वैल्यू हम लोगों को मिल गया और ये मामला भी सेट हो गया। इफ वी पुट द वैल्यू वी विल गेट एग्जैक्ट रिलेशन एंड इंटायर मामला इज सेट। तो इस तरह से ये सिंपल मेथड था डायमेंशन एनालिसिस को यूज करके, और हम लोग कुछ फिजिक्स के रिलेशन ऑब्टेन कर सकते हैं। इनमें 5-6 कंडीशंस हैं, वो याद ही हो गया होगा कंडीशन, उसको याद रखने हैं भाई। सिंपल प्रोडक्ट टाइप होने चाहिए, मोर देन 3 डिपेंडेंसी नहीं होने चाहिए, कांस्टेंट का वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे, और ये सब सिंपल क्वेश्चन स्कूल बेस्ड थे। और अगर एंट्रेंस बेस्ड की हम लोग बात करेंगे तो थोड़ा और ट्रिकी क्वेश्चन का हम लोग इनकॉर्पोरेट करेंगे, कुछ नेक्स्ट क्लास में कर सकते हैं।